नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद, लेकर के हाजिर अपना खास कार्यक्रम नेशन एट 9। और इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश भर की खबरें। पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक की खबरें होंगी। हर प्रदेश की खबर होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों के सिलसिले की। तो खबरों की शुरुआत में बात सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की करेंगे। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के असम दौरे का दूसरा दिन है, जहां आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुवाहाटी हाई कोर्ट के प्लैटिनम जयंती समारोह को संबोधित करेंगी। साथ ही राष्ट्रपति मुर्मू महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक स्मार्टफोन ऐप भरोसा भी जारी करेंगी। इससे पहले अपने दौरे के पहले दिन राष्ट्रपति मुर्मू ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हाथी संरक्षण पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था। आपको बता दें कि हर साल असमिया काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हाथी महोत्सव का आयोजन करता है, जिसमें एशियाई हाथी की सुरक्षा और संरक्षण की आवश्यकता के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है। यह उत्सव असम के वन विभाग और पर्यटन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है। राष्ट्रपति बनने के बाद यह उनका असम का दूसरा दौरा है। और अब खबरों में रुख कर लेते हैं दिल्ली का, जहां बीते दिन प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। पीएम आवास पर आयोजित बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इसमें सीएनजी और पीएनजी के दामों में राहत दी गई। कैबिनेट ने संशोधित घरेलू गैस मूल्य निर्धारण दिशा निर्देशों को मंजूरी दी, जिसके बाद पीएनजी पर करीब 10% की कमी आएगी और सीएनजी पर भी 5 से 6 रुपए प्रति लीटर की कमी आएगी। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मंत्रिमंडल ने गैस कीमत निर्धारण के लिए फॉर्मूले को मंजूरी दी है। सीएनजी और पाइप से आपूर्ति की जाने वाली रसोई गैस की कीमतों पर अधिकतम सीमा तय की गई है। घरेलू गैस की कीमत अब अंतर्राष्ट्रीय हब गैस की जगह इंपोर्टेड क्रूड के साथ लिंक कर दिया गया है और घरेलू गैस की कीमत अब भारतीय क्रूड बास्केट के अंतर्राष्ट्रीय दाम का 10% होगा। अगली खबर उत्तर प्रदेश से, जहां आज बीजेपी के चाणक्य और देश के गृहमंत्री अमित शाह कौशाम्बी और आजमगढ़ के दौरे पर जाएंगे, जहां 4,567 करोड़ की विकास परियोजनाओं व संगीत महाविद्यालय का उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री आज दोपहर में कौशाम्बी महोत्सव 2023 के उद्घाटन और कई विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ अपने दिन की शुरुआत करेंगे। उसके बाद आजमगढ़ के नामदारपुर में हरिहरपुर संगीत महाविद्यालय का आधारशिला रखेंगे और इस मौके पर अमित शाह जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहेंगे। 2022 के विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ और कौशाम्बी में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था और ऐसे में अमित शाह के इस दौरे को 2024 लोकसभा चुनाव के लिए सियासी शंखनाद के तौर पर देखा जा रहा है। और अब खबरों में रुक करते हैं दिल्ली से अगली खबर है। देश के कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ कोविड-19 की स्थिति को लेकर चर्चा की जाएगी। वर्चुअल बैठक में स्वास्थ्य विभाग, नीति आयोग के अधिकारी भी शामिल होंगे। इससे पहले अपने बयान में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर हमें सतर्क रहने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मौजूदा समय में जो ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट देश में चल रहा है, इससे अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या में इजाफा नहीं हुआ है और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगली खबर राजस्थान से, जहां आपको बता दें कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जयपुर में जामडोली में होने वाले केशव विद्यापीठ के राष्ट्रीय सेवा संगम का उद्घाटन करेंगे और उद्घाटन समारोह सुबह 9:30 बजे से 12 बजे तक होगा। इस दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत का संबोधन होगा। 7 से 9 अप्रैल तक होने वाले कार्यक्रम में संघ के सरकारी दत्तात्रेय हलभोजबोले समेत संघ के कई पदाधिकारी शामिल होंगे। संघ के अनुषंगिक संगठन राष्ट्रीय सेवा भारती की तरफ से समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी राज्यों से सेवा में जुटी लगभग 800 संस्थाओं के 3000 प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लेंगे। बता दें कि 5 साल के अंतराल पर राष्ट्रीय सेवा संगम का आयोजन हो रहा है। और अब बढ़ते हैं आगे, खबरों में रुक करते हैं कर्नाटक की ओर, जहां हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को कानून के अनुसार राष्ट्रीय रूप देने के लिए आम आदमी पार्टी की ओर से किए गए अनुरोध पर विचार करने और 13 अप्रैल तक निर्णय लेने का निर्देश दिया है। याचिका पर सुनवाई करने वाले न्यायमूर्ति एम नाग प्रसन्ना ने कहा कि स्वतंत्र रूप से अनुरोध का आकलन करना और फैसला लेना आयोग की जिम्मेदारी है। अदालत ने निर्देश दिया है कि 13 अप्रैल तक फैसला लें। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने बुधवार को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाकर आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता के लिए उसका आवेदन समीक्षा के तहत रखा है।
अगली खबर दिल्ली से, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। आदेश में पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से इनकार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की तरफ से सीनियर वकील PS पटवालिया पेश हुए। अधिकारी की याचिका में पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आंकड़ों की फिर से जांच करने की मांग की गई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति JB पादरीवाला की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि चुनाव में हस्तक्षेप करना गंभीर मामला है और याचिकाकर्ता के वकील से पूछा कि अदालत चुनाव के बीच में कैसे रोक सकती है जब ये पहले से ही निर्धारित है। याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए पीठ ने कहा कि चुनाव में बाधा डालना गंभीर मामला है और हम ऐसा नहीं कर सकते। और अब खबरों में रुख करते हैं बिहार की ओर, जहां बिहार विधान परिषद की 2 स्नातक और 3 शिक्षक सीटों के चुनाव नतीजे आ चुके हैं। कोसी सीट JDU तो सारण में प्रशांत किशोर समर्थित कैंडिडेट ने जीत दर्ज की। बाकी 3 सीटों में से 2 पर महागठबंधन तो 1 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। सारण शिक्षक विधान पार्षद सीट पर प्रशांत किशोर समर्थित कैंडिडेट आफाक अहमद ने चुनावी धमाका कर दिया। आफाक ने महागठबंधन उम्मीदवार आनंद पुष्कर को हराया। कोसी शिक्षक MLC सीट पर JDU के संजीव कुमार सिंह ने जीत दर्ज की। बाकी बचे 3 सीटों में से 2 पर महागठबंधन और 1 सीट पर बीजेपी उम्मीदवार ने जीत दर्ज की। सारण स्नातक निर्वाचन से JDU के वीरेंद्र नारायण यादव और गया स्नातक से कांटे की टक्कर में बीजेपी के पुनीत कुमार सिंह ने जीत दर्ज की। विधान परिषद के नतीजे के बाद अब बीजेपी परिषद में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। सदन में बीजेपी सदस्यों की संख्या 25 हो गई है, जबकि JDU के 23 सदस्य ही हैं। अगली खबर देवभूमि उत्तराखंड से, जहां सीएम धामी आज हल्द्वानी का दौरे करेंगे और सीएम खटीमा से उड़ान भरकर राजकीय पॉलिटेक्निक मैदान कालाडूंगी पहुंचेंगे। यहां सीएम धामी विधानसभा कालाडूंगी के अलग अलग योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जिसके बाद वो बता दें कि चोबट, टखाल, पौड़ी, गढ़वाल जाएंगे। और धामी दौरे को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा की पूरी तैयारियां कर ली है। जगह जगह पर पुलिस बल तैनात है। छत्तीसगढ़ में कोरोना ने फिर दस्तक दी। प्रदेश में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। तेजी से इसका ग्राफ बढ़ता जा रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कोरोना के केस बढ़ने से खतरा बढ़ गया है। रायपुर में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। डॉक्टर्स ने कोरोना बढ़ने से पहले सावधानी बरतने की बात कही है और स्वास्थ्य विभाग ने इसे लेकर मेडिकल बुलेटिन जारी किया है। इसके मुताबिक छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटों में 1458 सैंपल्स की जांच की गई है। इनमें 47 कोरोना मरीजों की पहचान हुई है। केवल रायपुर में ही एक्टिव मरीजों की संख्या 53 पहुंच गई है। हालांकि सभी मरीजों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। रायपुर में लगातार संख्या बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। हर मरीज की मॉनिटरिंग हो रही है। अगली खबर मध्य प्रदेश से, जहां शिवराज सरकार प्रदेश के 10 लाख कर्मचारियों को कई सौगात देने जा रही है। इसके तहत तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का प्रोबेशन पीरियड 4 से घटाकर 2 साल किया जाएगा। सरकार अब ये प्रावधान करने जा रही है कि सरकारी भर्ती में ज्वाइनिंग के समय से ही कर्मचारी को 100% वेतन मिलेगा। सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का मानदेय भी बढ़ाने पर विचार कर रही है। साल 2018 के पहले तक कर्मचारी चयन मंडल से भर्ती होने पर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को ज्वाइनिंग की तारीख से 2 साल का प्रोबेशन पीरियड मिलता था, लेकिन 2019 में कांग्रेस सरकार ने प्रोबेशन पीरियड को बढ़ाकर 4 साल कर दिया था। बता दें कि मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में चुनावी साल में प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान की सरकार दिल खोलकर पैसे खर्च कर रही है। अगली खबर झारखंड से, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। केंद्र सरकार के बाद अब हेमंत सरकार ने अपने कर्मचारियों के DA और DR में 4% की बढ़ोतरी का फैसला लिया है। इससे पहले असम और राजस्थान सरकार ने भी अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया था। वहीं केंद्र सरकार ने पिछले दिनों महंगाई भत्ता 38% से बढ़ाकर 42% कर दिया था। बता दें कि इससे पहले कैबिनेट की बैठक 27 मार्च को हुई थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 1 दर्जन नियुक्ति नियमावलियों में संशोधन को मंजूरी दी गई थी। अब खबरों में रुक करते हैं तेलंगाना का, जहां हैदराबाद में AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने NCERT की किताबों में बदलाव को लेकर सरकार पर निशाना साधा। ओवैसी ने मोदी सरकार पर किताबों से मुगल इतिहास को मिटाने का आरोप लगाया, साथ ही बच्चों को नफरत सिखाने का आरोप भी लगाया। वहीं उन्होंने किताबों से 2002 के गुजरात दंगों के बारे में जानकारी हटाने पर भी आपत्ति जताई। ओवैसी ने आरोप लगाया कि महात्मा गांधी को गोडसे ने इसलिए मारा क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम एकता के कायल थे। RSS पर बैन और लोकतंत्र जैसे मामलों पर बीजेपी सरकार ने किताबों से बहुत कुछ निकाल दिया है। इसके जरिए बीजेपी बच्चों को नफरत सिखा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले समय में गोडसे को सही ठहराने की बात कही जाएगी। आपको बता दें कि पिछले साल जून में छात्रों की पढ़ाई के बोझ को कम करने के लिए NCERT की किताबों में कई बदलाव किए गए थे।
और अब खबरों में रुक करते हैं मध्य प्रदेश की ओर, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जयराम रमेश के बयान पर पलटवार किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने पार्टी के पुराने साथी रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया और गुलाम नबी आजाद पर वार किया था। इसको लेकर अब उन्होंने कहा कि वो और उनका परिवार हमेशा ही जनता के प्रति जवाब दे रहा है। सिंधिया ने ट्वीट करते हुए कहा कि मुंह में राम बगल में छुरी, आपकी बातों से साफ पता चलता है कि कितनी मर्यादा और विचारधारा कांग्रेस में बची है। वैसे भी आप केवल स्वयं के प्रति समर्पित हैं, इसी से आपकी राजनीति जीवित है। मैं और मेरा परिवार हमेशा जनता के प्रति जवाब दे रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने गुलाम नबी आजाद और ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर कहा था कि दोनों ही कांग्रेस सिस्टम और पार्टी नेतृत्व का लाभ ले रहे हैं, लेकिन अब हर गुजरते दिन के साथ वो प्रमाण देते हैं कि इस उदारता के वो योग्य नहीं थे। अगली खबर हिमाचल प्रदेश से, जहां सुखू सरकार ने प्रदेश में विकास के कामों को गति देने के लिए 82 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की है। इसमें विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के तहत 34 करोड़ 29 लाख, विकास में जन सहयोग के लिए 12 करोड़ 37 लाख, मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना के तहत 2 करोड़ 20 लाख और प्रदेश के 10 जिलों के लिए 26 करोड़ 19 लाख आवंटित किए गए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने साल 2023-24 के बजट में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि बढ़ाकर 2 करोड़ 10 लाख करने की घोषणा की है और उसी के अनुसार पहली किस्त जारी की गई है। बजट में विधायकों की ऐच्छिक निधि को भी बढ़ाकर 13 लाख किया गया है। खबरों में रुक करते हैं ओडिशा की ओर। जापान की यात्रा पर गए ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने निप्पल स्टील कॉर्पोरेशन के किमित्सो इस्पात संयंत्र का दौरा किया और आर्सेलरमित्तल के साथ उनके राज्य में दुनिया के सबसे बड़े इस्पात संयंत्रों में से एक बनाने की योजना पर चर्चा की। मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक ट्वीट में कहा कि ये संयंत्र 30 मिलियन टन प्रति वर्ष विशेष उत्पाद का उत्पादन करेगा और पटनायक ने प्रस्तावित मेगा प्लांट को पूर्ण समर्थन देने का आश्वासन दिया, जो केंद्रपाड़ा, जगत सिंहपुर, भद्रक और जाजपुर और केंदुझर जिले के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा और ओडिशा के युवाओं के लिए हजारों नौकरियां पैदा करेगा। आर्सेलरमित्तल और निप्पॉन स्टील के AMNS इंडिया लिमिटेड ने 1.02 लाख करोड़ रुपए के निवेश के साथ ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में एक एकीकृत स्टील मिल स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। खबरों में रुक करते हैं अब तेलंगाना की ओर, जहां हैदराबाद में 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री KCR प्रतिमा का अनावरण करेंगे। उद्घाटन के दौरान अम्बेडकर की प्रतिमा पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। अम्बेडकर के पोते प्रकाश अम्बेडकर को कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाएगा और इसी कड़ी में अम्बेडकर के नाम पर बने तेलंगाना सचिवालय भवन परिसर का उद्घाटन भी 30 अप्रैल को किया जाएगा। आपको बता दें कि बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति 11 एकड़ जमीन पर स्थापित कराई जा रही है। 2016 में शुरू की गई इस परियोजना पर 145 करोड़ के खर्च का अनुमान है। प्रतिमा के लिए इस्तेमाल किया गया पत्थर आगरा, नोएडा और जयपुर से मंगवाया गया था और साथ ही इसे बनाने में करीब 150 और 110 टन स्टील और कांसे का प्रयोग किया गया है। अगली खबर गुजरात से, जहां खुद को पीएमओ का टॉप अधिकारी बताने वाले किरण पटेल की हिरासत को CJM श्रीनगर के निर्देश के बाद जम्मू कश्मीर के अधिकारियों ने गुजरात पुलिस को सौंप दिया है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच से मामला दर्ज किए जाने के बाद गुजरात पुलिस की एक टीम किरण पटेल को हिरासत में लेने के लिए कश्मीर पहुंची थी। CJM श्रीनगर ने किरण पटेल को गुजरात ट्रांसफर करने का आदेश दिया, जिसके बाद जेल अधिकारियों ने किरण पटेल को गुजरात पुलिस को सौंप दिया। जानकारी के मुताबिक गुजरात में पटेल के खिलाफ पहले से ही 3 मामले दर्ज हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पटेल के खिलाफ पुलिस स्टेशन निशात में 2023 की प्राथमिकी संख्या 19 दर्ज की है। पटेल पर आपराधिक मंशा, पुलिस स्टेशन और कश्मीर के कई हिस्सों के अधिकार क्षेत्र में गतिविधियों में शामिल होने और उच्च स्तर के जाली साधनों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है। अगली खबर छत्तीसगढ़ से, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी के 44वें स्थापना दिवस पर पीएम मोदी के दिए बयान पर हनुमान जी दुष्टों का नाश करते हैं, वैसे बीजेपी भ्रष्टाचारियों का नाश करती है पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि हनुमान जी तो सबके हैं, ज्ञान शक्ति और भक्ति के भंडार हैं, उनके बराबर कोई नहीं। अन्याय करने वाले को वो सजा देते हैं। जो बीजेपी में जाता है वो भ्रष्टाचार मुक्त हो जाता है, उन्हें हनुमान जी सजा देंगे। तो वहीं पीएम मोदी के कब्र वाले बयान को लेकर भी तंज कसा। साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के नान घोटाले में ईडी की जांच पूरी होने वाले बयान पर भी तंज कसा और कहा कि ईडी के अधिकारी ठाकुर साहब को सही जानकारी नहीं दे रहे। क्या कुछ भूपेश बघेल ने बहुत कुछ इस दौरान कहा। और अब खबरों में बात करेंगे उत्तराखंड की। देहरादून जिले के त्यूनी में लकड़ी के 4 मंजिला घर में आग लगने से 4 मासूम बच्चे जिंदा जल गए। हादसा रसोई गैस सिलेंडर बदलते वक्त हुआ। 4 सिलेंडर एक के बाद एक धमाके के साथ फटे तो पूरा इलाका दहल गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन वाहन में पानी कम होने से काफी समय लग गया।
ग्रामीणों की कोशिश भी नाकाम साबित हुई और देखते ही देखते पूरा घर जलकर राख हो गया। बता दें कि आग पर काबू पाए जाने का प्रयास जारी है। मौके पर लगातार दमकल की गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश में जुटी है। घटनाक्रम के मुताबिक किराए पर रहने वाली कुसुम किचन में रसोई गैस सिलेंडर बदल रही थी। इसी दौरान अचानक से सिलेंडर ने आग पकड़ ली। हड़बड़ाहट में कुसुम ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग ने लकड़ी से बने मकान को चपेट में ले लिया, जिसके बाद घर में रखे 4 सिलेंडर एक के बाद एक धमाके के साथ फटते चले गए। और खबरों में अब रुक करते हैं तमिलनाडु की ओर, जहां 8 अप्रैल को चेन्नई एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 बिल्डिंग के पहले चरण का प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करेंगे। एयरपोर्ट को हाईटेक और खास डिजाइन के साथ तैयार किया गया है। स्थानीय संस्कृति कलाओं को खास तौर से डिजाइन में शामिल किया गया है। एयरपोर्ट का विस्तार भविष्य को ध्यान में रखते हुए किया गया है, जहां आने वाले समय में यात्रियों की संख्या में बड़ा इजाफा होने की उम्मीद है। साथ ही यात्रियों के फ्लो, आबादी और क्लाइमेट को ध्यान में रखकर एयरपोर्ट का निर्माण किया गया है। नए टर्मिनल बिल्डिंग में स्थानीय तमिल संस्कृति को दर्शाया गया है। चेन्नई एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग में 108 इमिग्रेशन काउंटर, 80 चेक इन काउंटर, 8 सेल्फ चेक इन स्टेशन और 6 सेल्फ बैगेज ड्रॉप काउंटर होंगे। बता दें कि एयरपोर्ट का ऑपरेशनल ट्रायल कर लिया गया है और इस दौरान यात्री फ्लो पैटर्न, काउंटर, बैगेज बेल्ट, सुरक्षा जांच और इमिग्रेशन का ट्रायल किया गया है। अगली खबर कर्नाटक से, जहां बीजेपी 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है और वहीं आज बीजेपी प्रत्याशियों की लिस्ट फाइनल करने के लिए सीएम मुंबई, दिल्ली पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि उम्मीदवारों का चयन जीतने की क्षमता के आधार पर होने की संभावना है। कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव होंगे और वोटों की गिनती 13 मई को होगी। वहीं केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक 8 अप्रैल को होगी। चर्चा के बाद हाईकमान उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देगा और उसके बाद सूची जारी की जाएगी। वहीं आवास मंत्री वी सोमन्ना को विधानसभा में विपक्ष के नेता सिद्धारमैया के खिलाफ वरुणा सीट से चुनाव मैदान में उतारने के सवाल पर येदियुरप्पा ने कहा कि सब कुछ हाईकमान के आदेश के अनुरूप होगा। अगली खबर केरल से, जहां कोझिकोड में ट्रेन के एक डिब्बे में आग लगाने वाले आरोपी शाहरुख को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। इससे पहले शाहरुख का मेडिकल चेकअप कराया गया। पुलिस उसे कड़ी सुरक्षा के बीच हॉस्पिटल लेकर गई। आपको बता दें कि आरोपी शाहरुख को महाराष्ट्र के रत्नागिरी से पकड़ा गया है, जिसके बाद उसे केरल पुलिस को सौंप दिया गया। घटना पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले को दबोच लिया गया है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैं महाराष्ट्र सरकार, पुलिस और आरपीएफ, एनआईए का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने आरोपी को इतनी जल्दी पकड़ लिया। आपको बता दें कि ट्रेन में आग की घटना में 3 लोगों की मौत हुई थी। खबरों में रुक करते हैं जम्मू कश्मीर का, जहां बारामूला थाने से फरार लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकियों को पुलिस ने करीब 14 घंटे के भीतर दोबारा गिरफ्तार कर लिया। पिछले साल मई में बारामूला में एक शराब दुकान पर हमले के आरोप में गिरफ्तार दोनों आतंकियों को पुलिस पूछताछ के लिए बारामूला लाई थी। दोनों जम्मू की कोट भलवाल जेल में बंद थे। दोनों आतंकियों की शिनाख्त मारूफ नजीर और शाहिद शौकत के रूप में हुई है। बता दें कि दोनों ने मई 2022 में बारामूला के दीवान बाग इलाके में शराब की दुकान में ग्रेनेड फेंका था और इस वारदात में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जबकि 3 अन्य घायल हुए थे। इसके बाद 19 मई को पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हाल ही में पुलिस एक अन्य मामले में पूछताछ के लिए दोनों को बारामूला लाई थी। और खबरों में एक बार फिर से रुक करते हैं असम की ओर, जहां अप्रैल में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से स्वास्थ्य सेवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। उसी कड़ी में डिब्रूगढ़ के सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर जिला उपायुक्त विश्वजीत पेगू ने स्वास्थ्य सेवा महोत्सव का आधिकारिक रूप से शुभारंभ किया और इस स्वास्थ्य सेवा महोत्सव के दौरान राज्य के 1252 सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों को मूल्यांकन के लिए कवर किया गया है और स्वास्थ्य क्षेत्र में असम सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा लागू किया जाने वाला स्वास्थ्य सेवा महोत्सव देश में पहला है। स्वास्थ्य महोत्सव में शिक्षा विभाग के गुणोत्सव की तर्ज पर मूल्यांकन होगा और इसका मकसद स्वास्थ्य क्षेत्र में कमियों को दूर करना है। और बात त्रिपुरा की करते हैं, जहां मुख्यमंत्री माणिक साहा ने बीजेपी के 44वें स्थापना दिवस की बधाई दी। इस मौके पर सीएम माणिक साहा ने कहा कि बीजेपी के जहां जहां पर भी सरकार है, वहां पर बीजेपी सरकार ने राज्य की जनता के लिए बेहतर काम किए हैं। हर एक व्यक्ति तक सरकारी योजनाएं पहुंचाने का काम बीजेपी सरकार और कार्यकर्ताओं ने किया है। उन्होंने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को एक नई राह दिखाई और देश विकास की राह पर चल पड़ा है। पीएम ने जो जो बातें कही थी उस पर अमल भी किया गया। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी ने त्रिपुरा के चुनाव में जैसे हमारी मदद की है वो बेमिसाल है। इसके लिए पीएम का धन्यवाद। माणिक साहा ने आगे कहा कि अब 2024 के लिए त्रिपुरा राज्य की 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव जीतकर हम पीएम मोदी को तोहफा देंगे। तो फिलहाल नेशन 8 9 में आपने जाना देश दुनिया का हाल।